अब समझते हैं हम कि स्टॉक क्या होता है या स्टॉक इन ट्रेड क्या होता है। ठीक है, देखो, द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रिसेलिंग। किसकी? हमने शू की बात करी। ठीक है, हमने शू की बात करी। आपने शू का 500 का स्टॉक मंगा लिया। ठीक है, तो जिस प्रोडक्ट के वैल्यू, मतलब जिस प्रोडक्ट को आपने खरीदा है रीसेलिंग के पर्पज से, उसकी वैल्यू, उसकी वैल्यू को हम क्या बोलते हैं? स्टॉक। जैसे 500 शू खरीदे और लेट से 1000 रुपए की एक शू है, तो आपका क्या हो जाएगा? 500,000, यानी 5 लाख आपके स्टॉक की वैल्यू है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स विच आर परचेज फॉर रीसेलिंग एंड विच आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड। अकाउंटिंग पीरियड समझते हो ना? 1 अप्रैल से लेके नेक्स्ट ईयर 31 मार्च तक आपका क्या होता है? अकाउंटिंग पीरियड होता है, या आपका फाइनेंशियल ईयर होता है। फाइनेंशियल ईयर भी बोलते हैं हम, या अकाउंटिंग पीरियड भी बोलते हैं, कुछ भी बोल सकते हो आप, दोनों में से। ठीक है, अकाउंटिंग पीरियड। तो जब आपका 31 मार्च आया, लेट से आपने दो 500 यूनिट खरीदा था शुरू में, बट एट द एंड ऑफ द ईयर लेट से आपके पास 50 यूनिट रह गए। तो जो ये 50 यूनिट बचे हैं ना, इसी को हम क्या बोलेंगे? स्टॉक बोलेंगे। अब स्टॉक को समझते हैं। स्टॉक मे बी ऑफ टू टाइप्स, है ना? टाइप्स को समझते हैं। ओपनिंग स्टॉक एंड क्लोजिंग स्टॉक्स। ओपनिंग स्टॉक क्या है? वो वैल्यू जो अनसोल्ड है एट द बिगिनिंग ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी 1 मार्च को हमारे बिगिनिंग रहता, सॉरी 1 अप्रैल को अपना बिगिनिंग रहता है नेक्स्ट अकाउंटिंग पीरियड का। तो उस समय जो स्टॉक है बिजनेस में, उसको हम क्या बोलते हैं? ओपनिंग स्टॉक। ध्यान देना, इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बताऊंगा। अब क्लोजिंग स्टॉक समझते हैं। मीन्स द वैल्यू गुड्स लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, यानी 31 मार्च को एट द एंड ऑफ द पीरियड जो स्टॉक बचता है उसको हम क्लोजिंग स्टॉक कहते हैं। अब जरा ध्यान देना, मान लो 500 मैंने यहाँ पे स्टॉक, हमने 500 यूनिट खरीदी थी शू के स्टॉक की, और लास्ट में 50 यूनिट बचा। तो एट द एंड ऑफ लेट से 31 मार्च 2023 हमारे पास 50 यूनिट बचे थे शू के। तो जो 1 अप्रैल आएगा, जो नया हमारा सेशन चालू होगा ओपनिंग स्टॉक, नए साल, तो उसका जो ओपनिंग स्टॉक होगा वो भी 50 ही होगा ना। सिंपल सी चीज है। 1 अप्रैल 2024 को क्या स्टॉक रहेगा? जो पिछले साल का लास्ट में जो स्टॉक बचा था, वही तो अगले साल का ओपनिंग स्टॉक है वो। पर ओपनिंग स्टॉक जितना उतना ही क्लोजिंग स्टॉक होगा, ऐसा नहीं होता। क्यों? शुरू में आपके, मान लो आपने एक साल आपने वर्क किया, 500 यूनिट लेके आए, जिसमें से 50 यूनिट बची है, तो यानी 2023 के एंड में आपके पास 50 यूनिट बची है, दैट इज क्लोजिंग स्टॉक। बट इन द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट ईयर, दैट इज 2024, 1 अप्रैल को आपकी ओपनिंग स्टॉक 50 ही रहेगी। बट अब ये जरूरी नहीं है कि क्योंकि 21 या सॉरी 1 अप्रैल को 50 यूनिट बचे थे, तो आपके 31 मार्च 2025 यानी उस साल के एंड में भी आपका क्लोजिंग स्टॉक सेम ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 50 यूनिट बचे हैं, अब नेक्स्ट ईयर बेचने के लिए और माल लाना पड़ेगा ना भाई। लाना पड़ेगा या नहीं लाना पड़ेगा? बिल्कुल लाना पड़ेगा। मान लो इस बार आपने 1000 यूनिट खरीद ली, और उसमें से लेट से अब 1000 यूनिट खरीद लिया, तो टोटल कितने हो गए? 1050। और इसमें से आपने लेट से 700 बेच दिया, तो अब कितना बचा? इसमें से इसको माइनस कर दो, वो आपके क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा। गॉट इट? चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम इन्वेंट्री समझते हैं। कि स्टॉक हमने समझ लिया, अब इन्वेंट्री समझते हैं कि इन्वेंट्री क्या है, होती है, और ये स्टॉक से अलग कैसे है। देखो, इन्वेंट्री इंक्लूड्स द प्रोडक्ट यू सेल। इन्वेंट्री इंक्लूड्स द प्रोडक्ट यू सेल, जो हम बेचते हैं वो क्या हो जाता है? ऑलरेडी हमें पता है, स्टॉक। जिस गुड्स में आप डील करते हो, उसका जो वैल्यू है उसको हम स्टॉक बोलते हैं। तो इन्वेंट्री क्या है? ये उसको तो इंक्लूड करती ही है, साथ में भी, साथ के साथ एज वेल एज द मटेरियल्स एंड द इक्विपमेंट्स नीडेड टू मेक देम।
नीडेड टू मेक दैम। यानी ये सिर्फ स्टॉक ही नहीं। अब मान लो इसका एग्जांपल, अब इसको एग्जांपल से समझते हैं कि सर ये क्या बोला आपने, ये समझ में नहीं आया। देखो, मान लो आप एक ऐसी कंपनी हो जो शू में ट्रेड तो करती है, ट्रेड तो करती ही करती है, मतलब ट्रेडिंग करते ही हो, आप उसको बेचते ही हो, पर आप किसी से खरीदते नहीं हो, आप मैन्युफैक्चर भी खुद ही करते हो। ठीक है, आप मैन्युफैक्चर भी खुद ही करते हो शू को, और इसके साथ साथ आप खुद भी बेचते हो और दूसरे लोगों को भी, जो भी बेचने वाले हो उनको भी सेल करते हो। तो अब यहाँ पे समझो एक चीज, अब आप यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग कंपनी भी हो और ट्रेडिंग कंपनी भी हो। शुरू में हमने क्या पढ़ा था, यहाँ पे एक चीज हमने सीखा था, अ, अच्छा वो पहले वीडियो में था, कोई बात नहीं, यहाँ पे समझते हैं, वापस से मैं समझा देता हूँ। ये देखो, आप एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी हो, साथ साथ ट्रेडिंग कंपनी भी हो। तो आप मैन्युफैक्चरिंग के लिए, शू की मैन्युफैक्चरिंग के लिए आप रॉ मटेरियल तो मंगाओगे ही, रॉ मटेरियल जैसे शूलेस, है ना, और शूलेस के साथ हमें क्या चाहिए, लेट से क्लोथ चाहिए, कोई और जो भी चाहिए, जो भी मटेरियल चाहिए, तो इसका भी तो आप मेंटेन करोगे ना स्टॉक। तो इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री वो है कि जिस प्रोडक्ट का आप सेल कर रहे हो उसका वैल्यू, और साथ ही में उसको बनाने के लिए जो मटेरियल चाहिए उसकी भी वैल्यू इंक्लूड करते हो। तो ये इन्वेंट्री इस तरीके से अलग है स्टॉक से। स्टॉक क्या है, स्टॉक उस चीज की वैल्यू है जिसको आप बाय और सेल करते हो। इन्वेंट्री क्या है, इन्वेंट्री वो चीज है जो स्टॉक को तो आप मेंटेन करते ही है, साथ में स्टॉक को तो इंक्लूड करता ही है, साथ में उस चीज के भी स्टॉक को मेंटेन करता है जिसको आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो। एज सिंपल एज दैट। ठीक है, अब जैसे देयर कैन बी ओपनिंग एंड क्लोजिंग इन्वेंट्री ऑफ 4 टाइप्स। इन्वेंट्री कितनी होती है, 4 टाइप्स की होती है, और इसकी ओपनिंग और क्लोजिंग इन्वेंट्री होती है। अब कैसे, थोड़ा समझते हैं। देखो, इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल, जो इन्वेंट्री, जो रॉ मटेरियल है, जो इस चीज को बनाने के लिए जो आपका प्रोडक्ट है उसकी एक इन्वेंट्री होती है। जैसे रॉ मटेरियल परचेज इन ऑर्डर टू मैन्युफैक्चर प्रोडक्ट्स, है ना, बट स्टिल लाइंग अनयूज्ड। आपने भाई क्लोथ मंगाए शू बनाने के लिए 500 यूनिट, और एट द एंड ऑफ द ईयर 50 यूनिट अभी भी बचा है। तो ये जो बचा है वो क्या है, आपका इन्वेंट्री है रॉ मटेरियल का। एग्जाम्पल हम समझते हैं, द वैल्यू ऑफ कॉटन इन केस ऑफ क्लोथ मिल्स। क्लोथ मिल्स क्या बनाती है, क्लोथ बनाती है किसका यूज करके, कॉटन बना के, कॉटन का यूज करके। तो कॉटन क्या है, उनके लिए रॉ मटेरियल है, और कॉटन का जो इन्वेंट्री है, जो स्टॉक है, उसको आप क्या बोलते हो, इन्वेंट्री बोलते हो, उसकी जो वैल्यू है कॉटन की। ठीक है, अब इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। अब ये वर्क इन प्रोग्रेस क्या है सर, देखो, आपने दो चीज, अब मान लो आप क्लोथ बना रहे हो, ठीक है, तो उसमें बटन्स लगेंगे आपके क्लोथ में, है ना। अब बटन्स लगेंगे, उसके बाद प्रोसेस से चलता है, समझते हैं। पहले कपड़े का फ्रेम बनता है ना, जो भी फ्रेम बनाना होता है, जो डिजाइन होता है, उसके बाद उसकी कटिंग होती है, कटिंग होने के बाद उसकी सीविंग होती है, सेविंग होने के बाद उसकी उस पे बटन लगते हैं, बटन लगने के बाद उस पे क्या होता है, आयरन होता है, एंड देन उसकी पैकिंग की जाती है, पैकिंग करके सेल कर दिया जाता है। ठीक है, तो अब मान लो कि अगर रॉ मटेरियल अनयूज्ड है, मान लो आपने बटन मंगाया, उसको आपने यूज ही नहीं करा, उसमें कुछ यूनिट यूज करे और कुछ अभी बाकी है, तो उसके इन्वेंट्री को आप क्या बोलोगे, रॉ मटेरियल, रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री। अब आपने क्लोथ यूज किया, क्लोथ की कटिंग होके सीविंग हो गई है, बट अभी फिनिश नहीं हुआ है, मतलब अभी शर्ट बना नहीं है, फाइनल प्रोडक्ट नहीं बना है, फाइनल प्रोडक्ट अभी नहीं बना है, तो उसको क्या बोलेंगे, वर्क इन प्रोग्रेस। तो भाई मान लो आपने 1000 आपको शर्ट मिले थे बनाने के लिए, जिसमें से 500 फिनिश प्रोडक्ट हो गया, बट अभी 500 अभी प्रोग्रेस में है, वो जो कि या तो सीविंग उसका रह रहा है, या बटन होना बाकी है, या आयरन होना है, तो इनमें से कुछ ना कुछ रह रहा है, या कटिंग नहीं हुई है, जो भी है। तो 500, अब इसकी इन्वेंट्री को हम क्या बोलते हैं, इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। सो इसकी जो हम वैल्यूएशन करते हैं,
फॉर वैल्यूएशन ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस हम क्या करते हैं, वैल्यू ऑफ रॉ मटेरियल जो भी यूज हुई है उसमें, ठीक है, उसमें लेबर कितनी लगी है, उसमें पावर का कितनी खपत हुई है, फ्यूल कितना लगा है एंड अदर एक्सपेंसेस, इन सबको ऐड करके हम उसकी वैल्यूएशन को करते हैं। तो यू विल लर्न अबाउट इट, डोंट वरी। इन केस ऑफ क्लोथ मिल द वैल्यू ऑफ थ्रेड, थ्रेड की जो वैल्यू होती है, एंड अनफिनिश्ड क्लोथ विल बी द इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। समझ में आया? इन्वेंट्री ऑफ रॉ मटेरियल एंड इन्वेंट्री ऑफ वर्क इन प्रोग्रेस। एंड लास्ट है क्या, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। अब इन्वेंट्री ऑफ गुड्स विच हैव बीन कंप्लीटली प्रोसेस्ड, यानी जो प्रोसेस्ड हो चुका है बट आर लाइंग अनसोल्ड एट द एंड ऑफ द अकाउंटिंग पीरियड, अकाउंटिंग पीरियड की एंड तक अभी तक वो बिका नहीं है, तो क्या हो जाएगा, इन्वेंट्री ऑफ फिनिश्ड प्रोडक्ट। उसकी भी ओपनिंग इन्वेंट्री होगी और उसकी भी क्लोजिंग इन्वेंट्री होगी। डी क्या है, इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, है ना, जो हमने स्टॉक पढ़ा ना, वो उसका स्टॉक। सो वैल्यू ऑफ दोज गुड्स परचेज फॉर रीसेलिंग, परचेज फॉर रीसेलिंग, दैट इज नोन एज इन्वेंट्री ऑफ स्टॉक। अभी हमने डिस्कस किया था ना ये ऊपर, व्हाट इज स्टॉक और स्टॉक इन ट्रेड, वो वाला। द टर्म स्टॉक इंक्लूड्स द वैल्यू ऑफ दोज गुड्स व्हिच आर परचेज्ड फॉर रीसेलिंग। तो वो हमारा एक स्टॉक है एंड देन ये इन्वेंट्री है। बेसिकली लोगों को इसी में कंफ्यूजन हो जाता है कि स्टॉक क्या है एंड इन्वेंट्री क्या है। तो आई होप कि इसमें आपको क्लियरेंस मिल गई हो, क्लैरिटी आ गई हो, ठीक है। अब इसका ये जो एंड एक पॉइंट है कि कैलकुलेट कैसे करते हैं क्लोजिंग इन्वेंट्री को, क्लोजिंग इन्वेंट्री को कैसे हम कैलकुलेट करते हैं। देखो वैल्यू कैसे निकल के आती है उसकी, अ कंप्लीट लिस्ट ऑफ ऑल द आइटम्स इन द गोडाउन टुगेदर। एक गोडाउन के अंदर जितने आइटम्स होते हैं उन सबको जब हम कंप्लीट लिस्ट बनाते हैं और उसको सम करते हैं उसके क्वांटिटीज को, तब हमारा क्या निकल जाता है, क्लोजिंग इन्वेंट्री। एंड ऑल्सो द सेपरेट लिस्ट शुड बी प्रिपेयर्ड, रॉ मटेरियल की एक सेपरेट लिस्ट होनी चाहिए, सेमी फिनिश्ड प्रोडक्ट यानी जो वर्क इन प्रोग्रेस है उसकी एक अलग लिस्ट होनी चाहिए, फिनिश्ड प्रोडक्ट की एक अलग लिस्ट होनी चाहिए, और स्टॉक इन ट्रेड यानी जो स्टॉक हमने पढ़ा उसकी एक अलग लिस्ट होनी चाहिए। अब फॉलोइंग गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड, अब हम इसमें देख लेते हैं कि क्या चीजें इंक्लूड होती हैं और क्या चीजें नहीं इंक्लूड होती है किसमें, इन्वेंट्री में। देखो गुड्स विच हैव बीन सोल्ड बट रिमेन अनडिलीवर्ड, आपने मान लो 50 यूनिट शू के बेच दिए हैं पर वो डिलीवर नहीं हुई है, आपके शॉप में पड़ी हुई है। अगर आपके शॉप में पड़ी हुई है ऐसी गुड जो सेल हो चुकी है बट डिलीवर नहीं हुई है, तो वो आपके इन्वेंट्री का हिस्सा नहीं होगा। इन्वेंट्री का सीधा सीधा हमने क्या पढ़ा, द प्रोडक्ट दैट इज अनसोल्ड, लाइंग अनसोल्ड, सिंपल सी चीज है। इन्वेंट्री में क्या आएगा, लाइंग अनसोल्ड, तो ये तो बिक गई है, तो ये कैसे आएगा, ये इसको कैसे इंक्लूड करोगे, ये इंक्लूड नहीं होगा। देन गुड्स परचेज्ड एंड रिसीव्ड बट विच हैव नॉट बीन रिकॉर्डेड इन द परचेज बुक, आपने गुड्स को परचेज भी कर लिया, परचेज भी कर लिया और उसकी रिसीवेंस भी हो गई, यानी आपने रिसीव भी कर लिया, उसको उसको रिसीव कर लिया है, बट आपने बुक में नहीं शो किया। बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, अभी बुक में शो नहीं हुई है तो आप उसको इन्वेंट्री नहीं बोलोगे, वो आपकी इन्वेंट्री नहीं है। अब देखो फॉलोइंग गुड्स शुड बी इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ इन्वेंट्री, ये गुड्स तो होने ही चाहिए ऐड। कौन से, गुड्स सेंड टू द कस्टमर ऑन सेल और रिटर्न बेसिस। जब आपने अमेजोन सुना होगा, राइट, ऑफ कोर्स, उसमें तो कोई, अमेजोन से आपने कई सारे प्रोडक्ट खरीदे होंगे जो आपके सेल ऑन रिटर्न बेसिस, सेल और रिटर्न बेसिस पे आता है ना, और आपके पास 7 डेज या जो इतना भी टाइम होता है उसके दिन के अंदर अंदर आप उसको रिटर्न भी कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक ये 7 डेज खत्म नहीं हो जाते तब तक अमेजोन उसको अपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में सोल्ड में नहीं डालेगा, लाइक उसको इन्वेंट्री उसको सॉरी उसको इन्वेंट्री में ही रखेगा जब तक वो फाइनली ये 7 डे बीत नहीं जाते। ये हम किसकी बात कर रहे हैं कि जो इंक्लूड होनी चाहिए इन्वेंट्री में, यानी आपने बेच तो दिया है, डिलीवर भी कर दिया है,
पर जब तक ये 7 डे जो उसका रिटर्न सेल और रिटर्न बेसिस का जो आपका अपना अग्रीमेंट है वो खत्म नहीं हो जाता, तब तक आपको इन्वेंट्री में ही शो करना है। वो आप उसको सेल्स में नहीं शो कर सकते हो, एज सिंपल एज दैट। अब देखो यहाँ पे, गुड सेंड टू द एजेंट फॉर सेल बट रिमेन लाइंग विद देम एज अनसोल्ड। देखो, आप लेट से नाइकी हो, ठीक है, और आपका एक एजेंट है श्याम, जो आपके प्रोडक्ट को बेचता है। अब श्याम का एक शोरूम है जिसमें आपने 1 लाख का प्रोडक्ट वहां पे रखा हुआ है, ठीक है। तो आपके एजेंट के पास बची हुई है वो प्रोडक्ट, पर उसने बेचा नहीं है अब तक। ये इस चीज को आप इन्वेंट्री में जरूर दिखाओगे। वो भी क्या नहीं है, एजेंट के पास है अभी। एजेंट जब बेचेगा तब आपकी सेल होगी। सो इट शुड ऑलवेज केप्ट इन माइंड दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट। बहुत बढ़िया, ये वाला जो है ना, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा। क्या? इट शुड ऑलवेज केप्ट इन माइंड दैट इन्वेंट्री इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और रियलाइजेबल वैल्यू, विच एवर इज लेस। इन दोनों में से जो भी लेस होगा, रियलाइजेबल वैल्यू क्या, यानी सेल होके जो पैसे मिलते हैं, जब उसको सेल करेंगे, उसको सेल करने के बाद जो पैसे मिलेंगे वो, या उसका कॉस्ट, दोनों में से जो कम होगा उसको हम शो करते हैं। अब ऐसा क्यों करते हैं वो समझ लेते हैं। देखो, आप नाइकी के कोई शू जब ट्रेंड में आता है तो लेट से 15,000 का आता है, या लेट से 16,000 का आता है, ठीक है। 1 साल बाद या 5-6 महीने बाद ट्रेंड खत्म, या लेट से उसको लोग अब नहीं खरीद रहे, तो वो सीधे उसका इसको आप बेच रहे थे 15,999 में, लेकिन आपको पड़ा था लेट से आपने 12,000 पर पीस आपने नाइकी से लिया था, और इस पे आपको मुनाफा हो रहा था इसके ऊपर, जो भी आप जितने बेच रहे थे, जो गैप था, डिफरेंस था, जो भी डिफरेंस बिटवीन योर सेलिंग प्राइस एंड योर कॉस्ट ऑन टू। अब आपने, अब देखो, अब क्योंकि इस प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई है, तो अब लोग 15,000 में भी नहीं पूछ रहे आपको ना। लेट से आप 13,000 में बिक रहा है, या लेट से अब लोग 10,000 में खरीद रहे हैं। यानी आपने 12,000 की चीज खरीदी थी नाइकी से, 16,000 में बेच रहे थे, पर अब जो डिमांड है ना वो कम हो गया है, अब 10,000 में बेचना पड़ रहा है। तो ये आपका कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। ये आपका सेलिंग प्राइस है, जो कि आप शुरू में मिल रहा था। अब ये आपका न्यू सेलिंग प्राइस है। अब देखो यहाँ पे कॉस्ट ज्यादा है ना, बट इसकी सेलिंग प्राइस अब कम है। तो अब जो रियलाइजेबल वैल्यू है वो ये है, 10,000 है। कॉस्ट नहीं दिखाओगे आप, अब इन्वेंट्री में क्या वैल्यू होगी आपकी, 10,000, जो उसकी अब इसको बेच के जितना पैसा मिल सकता है वही आप दिखाओगे। अगर, अब यहाँ पे समझो, अगर ये यहाँ पे 13,000 का बिक रहा होता, तो आप यहाँ पे 13,000 दिखाओगे, ठीक है। सॉरी सॉरी सॉरी, कॉस्ट, और मैंने फिर से मिस्टेक कर दी, और यही मिस्टेक होती है, ठीक है। तो ये तो 13,000 जो आएगा, बेचूंगा मैं 13,000 का, लेट से 13,000 का बेचूंगा, पर अब मैं अपने बुक्स में ना 13,000 नहीं दिखाऊंगा। क्यों? क्योंकि जो कॉस्ट है, जो कॉस्ट प्राइस है, या जो रियलाइजेबल वैल्यू है, उस उसमें से जो कम है उसको दिखाना है। तो अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस अगर 10,000 आ जाता है, तो भाई कॉस्ट प्राइस से तो कम होगी, तो हम उसको 10,000 दिखाएंगे। अगर यहाँ पे सेलिंग प्राइस ज्यादा है तो कॉस्ट प्राइस को दिखाएंगे, जो भी कम होगा उसको। आई होप कि आपका जो भी डाउट है वो क्लियर हो गया हो इस वीडियो से। अगर ये वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करो। लाइक करने से YouTube को पता लगेगा कि ये वीडियो हेल्पफुल है, एंड इससे दूसरे लोगों को भी सीखने को मिलेगा। एंड कृपया करके इस चैनल के अदर वीडियोस को भी एक्सप्लोर करो। अगर ये हेल्पफुल है तो चैनल को सब्सक्राइब करो, ताकि आने वाले टाइम में आपको और अपडेटेड वीडियोस मिलती रहे, और बेल आइकन को जरूर से प्रेस कर लेना। तो अभी के लिए थैंक यू, एंड सी यू इन अनदर वीडियो।